Hello everyone, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो अगेन टारगेट रहेगा के ट्रिपल एस सी को, RML SGPGI को, ठीक है, स्पेशली के ट्रिपल एस सी को। तो क्लासेस जो है अपने टिल के ट्रिपल एस सी के यहाँ पे एग्जाम के एमसीक्यूज यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सेशन रहेंगे एमसीक्यूज रहेंगे उन्हें यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। डेली जो है 20 to 25 एमसीक्यूज यहाँ पे विथ रेशनल आपको अच्छे से समझाए जाएंगे, ठीक है। और रेशनल्स भी ऐसे जो एग्जाम के अंदर आपको उनसे भी रेशनल से भी एमसीक्यूज बने, ठीक है। इस टाइप की हम यहाँ पे प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे और डेली अपने यूट्यूब के लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है। सभी को क्या करना है, अटेंड करना है। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। When a nurse is doing a physical examination for a patient, she notice the patient grimace। ठीक है, जब एक नर्स यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन कर रही है एक पेशेंट का, वो यहाँ पे नोट क्या कर रही है, पेशेंट्स ग्रीमेस यहाँ पे वो नोट कर रही है। द नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोसेस द नर्स यूज्ड हियर इज। ठीक है, यहाँ पे कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस का यहाँ पे कौन सा प्रोसेस जो है यहाँ पे यूज में लिया गया है, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा क्लस्टरिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग या फिर डाटा कलेक्शन। जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है पेशेंट का तो नर्स नोट कर रही है पेशेंट किसमें है, ग्रीमेस में है। द नर्सिंग डायग्नोस्टिक प्रोसेस द नर्स यूज्ड हियर इज। यहाँ पे कौन सा नर्सिंग डायग्नोस्टिक प्रोसेस नर्स यहाँ पे यूज कर रही है, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा क्लस्टरिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग या फिर डाटा कलेक्शन। तो आज हम यहाँ पे मोर देन 25 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं और सारे एमसीक्यूज यहाँ पे प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके आने वाले के ट्रिपल एस सी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस टाइप के डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन को या फिर मैं कहूँ इस टाइप के डायग्नोस्टिक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाटा क्लस्टरिंग। डाटा क्लस्टरिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। लाइक अब सोर्स क्या हो सकता है, सोर्स हो सकता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, इसके बाद में और क्या सोर्स हो सकता है, ऑब्जर्वेशन, और सोर्स क्या हो सकता है, लेबोरेटरी वैल्यूज। ठीक है, ये सारा क्या है इसके डाटा क्लस्टरिंग, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है व्हेन ए नर्स इज डूइंग फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर ए पेशेंट सी नोटिस पेशेंट ग्रीमेस। पेशेंट किसमें है, ग्रीमेस में नोट कर रही है। तो इस टाइप के डायग्नोस्टिक प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डाटा क्लस्टरिंग। तो नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, बाकी डाटा इंटरप्रिटेशन, कॉन्सेप्ट मैपिंग और डाटा कलेक्शन यहाँ पे रॉन्ग आंसर से सारे। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या करते हैं, डाटा को हम रिव्यू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिव्यू करने के बाद में कोई एक रिलेवेंट कंक्लूजन पे पहुँचते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की मदद से। कॉन्सेप्ट मैपिंग के अंदर क्या होते हैं, डायग्राम से आपको जो है डाटा बताए जाते हैं, ठीक है। वो होता है कॉन्सेप्ट मैपिंग और डाटा कलेक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है। तो जबकि आपको यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, डाटा क्लस्टरिंग। ए लो पिच कंटिन्यूअस gargling sound caused by secretion in the large airways is called, ठीक है। लो पिच कंटिन्यूअस गर्गलिंग साउंड caused by secretions की वजह से साउंड मिल रहा है कैसा आपको, लो पिच साउंड। और कंटिन्यूअस गर्गलिंग साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, लार्ज एरिया में। अब इसको हम क्या कहेंगे, वीजिंग साउंड, रॉन्ची, कफिंग या फिर स्ट्राइडर। वीजिंग, रॉन्की, कफिंग और स्ट्राइडर। तो क्या अपना रहेगा आंसर यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहने वाला है रोंकई, ठीक है। रोंकई साउंड कैसा होता है, लो पिच साउंड होता है,
ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे लंग साउंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, ठीक है। हर एग्जाम में लंग साउंड से रिलेटेड एक दो एमसीक्यूज आपके पूछे रहते हैं रेस्पिरेटरी के अंदर। भले वो आपको पूछ ले निमोनिया में कैसा साउंड आता है, चाहे आपको पूछ ले अस्थमा में कैसा साउंड देखने को मिलता है, म्यूजिकल साउंड किसको कहते हैं, इस प्रकार के एमसीक्यू फ्रिक्वेंटली आजकल पूछे जा रहे हैं। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो साउंड है वो है रोंकई। तो ये तो आपको पता ही है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कैसा साउंड रहता है, लो पिच साउंड, ठीक है। लो पिच आपको यहाँ पे गर्गलिंग साउंड ना देके ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है रैटलिंग साउंड, ठीक है, या फिर आपको रम्बलिंग साउंड भी आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। जैसा स्नोरिंग की आवाज़ आती है वैसे यहाँ पे आपको लो पिच साउंड आपको सुनाई देता है। नेक्स्ट इससे पूछा जाता है कि इसका लोकेशन क्या होता है, ये भी इसका बारे में कई बार पूछते हैं, लोकेशन कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ब्रोंकई में। ब्रोंकई में यहाँ पे सबसे ज़्यादा साउंड देखने को मिलता है ड्यू टू सिक्रेशंस, ठीक है। इसका रीजन क्या है, सिक्रेशंस। अब देखो कौन कौन सी कंडीशन में ब्रोंकई में है, तो ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, निमोनिया, इन सब में साउंड जो है देखने को सुनने को मिलता है। नेक्स्ट जो साउंड यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर कौन सा है, वीजिंग साउंड। तो देखिए वीजिंग साउंड जो यहाँ पे कैसा होता है, हाई पिच साउंड होता है, और इस साउंड को हम क्या कहते हैं, म्यूजिकल साउंड। और यहाँ पे देखो लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे सुनाई देती है, तो एंटायर लंग्स, और स्पेशली एक्सपीरेशन के टाइम पे जब हम एक्सपीरेट करते हैं एयर को, तब ये साउंड जो है ज़्यादातर सुनाई देता है। इसका जो लोकेशन है कहाँ पे, नैरो एयरवेज, ठीक है। नैरो एयरवेज की वजह से जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब कब आपको जो है सुनाई देता है, तो पैथोलॉजी क्या है इसका, नैरो एयरवे। इस कंडीशन जिन जिन कंडीशंस के अंदर एयरवे नैरो होता है उन कंडीशंस में जो है वीजिंग साउंड आपको सुनाई देता है, विस्लिंग जैसे साउंड आपको, अस्थमा जैसे अस्थमा हो गया, एंड सीओपीडी। ट्रीटमेंट क्या करोगे, ट्रीटमेंट क्या करते हैं, एल्बिट्रॉल, इप्राटोपियम और मैथिल प्रिडनिसोलोल, ठीक है। यहाँ पे अस्थमा के अंदर ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अस्थमा अटैक के अंदर ट्रीटमेंट आपसे पूछे तो क्या होता है, AIM। ए से क्या हो गया, एल्बिट्रॉल, आई से इप्राटोपियम, नेक्स्ट एम से मैथिल प्रिडनिसोलोल। चलिए ये हो गए, दोनों साउंड हो गए। नेक्स्ट साउंड जो आता है थर्ड वन, क्रैकल साउंड। तो क्रैकल साउंड कहाँ पे जाना देता है, तो देखिए क्रैकल साउंड जो है तो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो क्रैकल साउंड का जो अपीयरेंस रहता है कैसा रहता है, फ्लूइड, ठीक है। फ्लूडी साउंड, फ्लूइड का जैसा साउंड होता है वैसा यहाँ पे क्रैकल साउंड होता है, ठीक है। अब क्रैकल साउंड दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन होता है फाइन क्रैकल, ठीक है, एंड सेकंड वन होता है कोरस क्रैकल। तो फाइन क्रैकल कब सुनाई देते हैं आपको, फाइन क्रैकल होते कैसे हैं, तो हाई पिच साउंड होते हैं, और कोरस क्रैकल साउंड कैसे होते हैं, लो पिच साउंड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है इसके रिगार्डिंग। चलिए अब इनका लोकेशन कहाँ पे है, तो लोअर लोब्स में, लंग्स के लोअर लोब्स में जो है साइन सुनाई देते हैं। एल्वियोलाई के अंदर मेजरली यहाँ पे प्रॉब्लम, अगर यहाँ पे फ्लूइड सिक्रेशंस वगैरह एल्वियोलाई के अंदर अगर भर गया है तो वहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे ट्रीटमेंट की हम बात करें तो क्या देना है आपको, ठीक है, और एल्वियोलाई में प्रॉब्लम, ठीक है, साथ में एक कंडीशन होती है कौन सी, पल्मोनरी एडिमा, उसके अंदर भी साउंड जो सुनाई देगा कौन सा सुनाई देता है, क्रैकल्स। तो ट्रीटमेंट, एडिमा के लिए ट्रीटमेंट देना है तो क्या देना है, डायूरेटिक्स, फ्रोसामाइड दे दो, और दूसरा यहाँ पे क्या दे दो, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये मेजर साउंड्स है। इसके अलावा और साउंड होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं स्ट्राइडर, लास्ट साउंड स्ट्राइडर जो एग्जाम में पूछा रहता है।
इसके बाद में जैसे तो प्लूरल फिक्शन रब भी आपको सुनाई देता है, मगर एग्जाम में जो है मेजरली इन्हीं के बारे में पूछते हैं। तो स्टार्टर कैसा साउंड होता है, तो ये भी साउंड होता है, हाई पिच साउंड होता है, ठीक है, हाई पिच साउंड होता है। दूसरा, इंस्पिरेशन के टाइम पे ये सुनाई देता है। तो स्पेशली इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में भी होता है, मगर स्पेशली जो है इंस्पिरेशन, और बीजिंग साउंड स्पेशली एक्सप्रेशन में आपको सुनाई देता है। लोकेशन, अपर एयरवेज, अपर एयरवेज के अंदर ही आपको साउंड सुनाई देता है, ठीक है। और इसका लोकेशन की बात करें तो ब्लॉकेज में होना लेरिंग्स के अंदर, ठीक है, लेरिंग्स में किसी प्रकार का ब्लॉकेज है, ट्रेकिया में ब्लॉकेज है, ठीक है, एपिग्लोटाइटिस हो गया, क्रॉप हो गया, इनमें ये जो साउंड आपको सुनाई देता है। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, एंडोट्रेकियल ट्यूब का, ठीक है, इंट्यूबेशन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, सर्जरी से ट्रेकोस्टोमी वगैरह यहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये हो गया स्टार्टर और ये अब नॉर्मल लंग साउंड यहाँ पे जो है कंप्लीट होते हैं अपने। चलिए, इस एमसीक्यू का आंसर क्या हो गया, रोंकई। आपको क्या पूछा गया था, लो पिच साउंड होता है, कंटिन्यूस गर्गलिंग साउंड सुना जाता है, कैसा होता है, रोंकई। तो ये सारे साउंड्स इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एसिमेट्री ऑफ द स्कल इंडिकेट, ठीक है, जब हम एक बच्चे का फिजिकल असेसमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, एसिमेट्री, ठीक है, एसिमेट्री ऑफ द स्कल, स्कल का एसिमेट्री मिलना, ये क्या कहलाता है, हाइड्रोसिफिलिस, क्रेनियोटेप्स, क्रेनियोसिनोस्टोसिस, और लास्ट में ऑस्टियोजेनिस इम्परफेक्टा, ठीक है। क्या होता है, एसिमेट्री ऑफ द स्कल इंडिकेट, स्कल का एसिमेट्री होना क्या कहलाता है, हाइड्रोसिफिलस, क्रेनियोटोप्स, क्रेनियोसिनोस्टोसिस, या फिर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो देखिए, यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, क्रेनियोसिनोस्टोसिस, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, क्रेनियोसिनोस्टोसिस, ठीक है। तो इस एमसीक्यू का आंसर एसिमेट्रिकल शेप ऑफ द स्कल इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, क्रेनियोसिनोस्टोसिस को। अब देखिए क्रेनियोटोप्स, तो क्रेनियोटिप्स क्या होती है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो क्रेनियोटिप्स क्या होती है, सॉफ्टनिंग ऑफ और थिनिंग ऑफ स्कल, ठीक है, स्कल बोन का यहाँ पे सॉफ्टनिंग और थिनिंग होना, ठीक है, न्यू बोन के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियोटिप्स। और हाइड्रोसिफिलिस के अंदर तो क्या होता है, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ, और ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा एक प्रकार की जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, और ये बोन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे अपना आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्रेनियोसिनोस्टोसिस। वन साइड ऑफ, एक साइड, जिस साइड में ये प्रॉब्लम होती है उस साइड में बच्चे का फेस जो है वो अपोजिट साइड से क्या होता है, डिफरेंट आपको जो है देखने में मिलता है। और इस कंडीशन में बल्जिंग फॉन्टेनल भी देखने को मिलता है बच्चे में। यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेनियोसिनोस्टोसिस। द नर्स इज कलेक्टिंग डाटा ऑन ए पेशेंट विथ ए रैप्चर्ड अपेंडिक्स दैट इज पेनफुल। नर्स क्या कर रही है, डाटा कलेक्ट कर रही है एक पेशेंट का जिसमें क्या हुआ है, अपेंडिक्स क्या हो चुकी है, रैप्चर्ड हो चुकी है और अभी वो पेनफुल है। वेयर वुड द नर्स एक्सपेक्ट द पेशेंट पेन टू बी लोकेट। अब आपको पूछा है कि अपेंडिक्स के अंदर जो है पेशेंट का पेन कहाँ पे लोकेटेड रहता है, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो ये अगेन एक इजी एमसीक्यू है, ठीक है। ये एमसीक्यू जो है आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यू है, ठीक है। तो आ सकता है एग्जाम के अंदर। एमसीक्यू सारे मैं आपको वही सॉल्व करवा रहा हूँ जो एग्जाम में प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं और जिनका अपकमिंग एग्जाम्स में आने के चांसेस भी यहाँ पे ज़्यादा है। इजी एमसीक्यूज होते हैं मगर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए, तो देखिए अपेंडिक्स का है तो कहाँ पे होगा, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में ही आपका अपेंडिक्स जो है सिचुएटेड रहता है। तो राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन देखने को मिलता है। और देखिए एक साइन होता है, क्या नाम उसका, राउजिंग साइन,
तो देखिए इस साइन में क्या होता है, हम पाल्पेट करते हैं इसको, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को, तो पेशेंट के पेन कहाँ पे होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। और इस साइन को हम क्या कहते हैं, रोवजिंग साइन। और ये रोवजिंग साइन जो है किसको यहाँ पे इंडिकेट करता है, अपेंडिसाइटिस को। मतलब लेफ्ट साइड पाल्पेशन, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पाल्पेट किया तो पेन हो रहा है कहाँ पे, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। और इस प्रकार के साइन को हम क्या क्या कहते हैं, रोवजिंग साइन। अब देखिए जब यहाँ पे रेप्चर्ड होती है अपेंडिक्स, तो उस कंडीशन में जो है पेन जो है सडनली चांसेस ये भी होते हैं कि क्लाइंट के जो सबसाइड होते हैं, इसे जो है एक इमरजेंसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, अप्रोच करना होता है। क्योंकि रेप्चर्ड अपेंडिसाइटिस जो है वो क्या कॉज करवा सकता है आगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, परफोरेशन कॉज करवा सकता है, पेरिटोनाइटिस कॉज करवा सकता है। ठीक है, इसलिए इसका जो है हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे सडनली पेशेंट बोल रहा है कि उसका पेन सबसाइड हो गया, मतलब क्या हो रहा है, अपेंडिक्स है वो कैसी हो गई है, रेप्चर्ड हो गई है। इसके अलावा अपेंडिसाइटिस में और कौन कौन से साइन मिलते हैं आपको, रोजिंग साइन की बात होगी। इसके बाद में क्या मिलता है, रीबाउंड टेंडरनेस। नेक्स्ट जो साइन मिलता है वो है पॉजेज साइन। और नेक्स्ट साइन मिलता है यहाँ पे ऑब्टूरेटर साइन। और ये सारे के साइन किसके अंदर देखने को मिलते हैं आपको, अपेंडिसाइटिस में। इसके अलावा एक और साइन मिलता है, ठीक है, एक एक्यूट अपेंडिसाइटिस में कहाँ पे मिलता है, मर्फी पॉइंट। मर्फी पॉइंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मर्फी पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, पेन देखने को मिलता है क्लाइंट में, तो मैकबर्नी पॉइंट, मर्फी नहीं, मैकबर्नीज पॉइंट। ठीक है, मैकबर्नीज पॉइंट है यहाँ पे। तो ये पॉइंट कहाँ पे होता है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा रहता है। तो देखिए, so it is 1/3 the distance from the anterior superior iliac spine to the umbilicus। और ये वाला जो रीजन रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, मैकबर्नी पॉइंट। और यहाँ पे क्या होता है, अपेंडिसाइटिस का पेन होता है क्लाइंट में। नेक्स्ट देखिए, आपसे साइन पूछ सकता है ऑब्टूरेटर साइन की। ऑब्टूरेटर साइन क्या होता है, तो ऑब्टूरेटर साइन में क्या होता है, पेन ऑन इंटरनल रोटेशन ऑफ राइट हिप। जब हम राइट का इंटरनल रोटेशन करते हैं तो पेशेंट को क्या होता है, पेन होता है, ड्यू टू ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल। ठीक है, इसकी वजह से पेन होता है। साइन को हमने क्या नाम दिया, ऑब्टूरेटर साइन। नेक्स्ट देखिए, पॉजेज साइन। ठीक है, इसे क्या हम क्या कहेंगे, पेन ऑन एक्सटेंशन ऑफ राइट हिप। ठीक है, तो दोनों ही साइन किससे इंडिकेट हो रहा है, राइट हिप से। तो पॉजेज साइन में तो क्या होता है, पेन ऑन एक्सटेंशन ऑफ राइट हिप। जब हम राइट हिप को एक्सटेंशन करते हैं एंटीरियर व्यू के अंदर, तो क्या होता है, पेशेंट को पेन होता है। और ऑब्टूरेटर साइन में क्या होता है, इंटरनल रोटेशन करेंगे हम राइट हिप का। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, क्लाइंट को पेन होता है ड्यू टू इन्फ्लाम्ड ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल। रोजिंग साइन का मैंने आपको बता ही दिया है। मैकबर्नी साइन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 1/3 जो रीजन रहता है वो वाला मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलता है। रीबाउंड टेंडरनेस के अंदर एक साइन देखने को मिलता है, इस साइन को हम कहते हैं ब्लमबर्ग साइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लमबर्ग साइन। इसमें देखने को मिलता है अपेंडिसाइटिस के अंदर। और ब्लमबर्ग साइन किसको इंडिकेट करता है, पेरिटोनाइटिस को। और रीबाउंड टेंडरनेस भी किसको इंडिकेट करता है, पेरिटोनाइटिस को। पेरिटोनाइटिस के अंदर रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलती है। तो ये सब साइन है स्पेशली अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड। खूब सारे एमसीक्यूज बनते हैं एग्जाम में, तो साइन के बारे में तो स्पेशली पता होना चाहिए और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है अपेंडिसाइटिस के रिलेटेड। इफ ए नैरो कफ इज यूज टू मेजरिंग बीपी, देन व्हाट विल द आउटकम। ठीक है, अगर हम एक नैरो कफ बीपी यूज, नैरो कफ
बीपी कफ को यूज ले रहे हैं मेजरमेंट के लिए, तो यहाँ पे क्या आउटकम निकलेगा? एक्चुअल रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड, जो हमें एक्चुअल रीडिंग है वो हमें मिलेगी। फॉल्सली हाई रीडिंग विल बी इवैल्यूएट, हाई रीडिंग हमें मिलेगी। फॉल्सली लो रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, लो रीडिंग हमें मिलेगी, या फिर बीपी का यहाँ पे मेजरमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, क्या आंसर यहाँ पे रहेगा? अगर हम नैरो कफ यहाँ पे यूज में ले रहे हैं बीपी को मेजर करने के लिए, तो कौन सा आउटकम हमें देखने को मिलेगा? तो देखिए, जब हम यूज करते हैं नैरो कफ को, तो जब नैरो कफ को यूज करेंगे तो यहाँ पे अपना आंसर जो है रहेगा क्या? फॉल्सली हाई रीडिंग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो नैरो कफ को यूज करने से क्या मिलता है? फॉल्स हाई। और इसके अलावा जो दूसरा पूछा रहता है इसके लिए लार्ज कफ। तो जब लार्ज कप का यूज में लेते हैं तो यहाँ पे जो रीडिंग मिलेगी वो मिलती है क्या? फॉल्स लो रीडिंग। वे दोनों ही पूछे गए एमसीक्यू हैं। अब देखो, तो कितना होना चाहिए बीपी कफ, ठीक है, इसके बारे में भी पूछते हैं हम। द width of BP curve is about 40% of the circumference and length of the curve is 80% of the circumference। और ये जो एमसीक्यू है ये भी आपको रिसेंट नोट सेट में भी पूछा गया था, नोट सेट 3 में। तो अच्छा एमसीक्यू है, आपको फर्दर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इन ए पेशेंट विथ पोस्चुरल हाइपोटेंशन, एक पेशेंट है जिसे क्या है? पोस्चुरल हाइपोटेंशन। व्हाट इज द मिनिमम एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन सिस्टोलिक बीपी आफ्टर स्टैंडिंग फॉर एटलीस्ट 1 मिनट? ठीक है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन का एक पेशेंट है, तो कितना मिनिमम एक्सपेक्टेड डिक्रीज मिलेगा सिस्टोलिक बीपी में आफ्टर स्टैंडिंग फॉर एटलीस्ट 1 मिनट? 1 मिनट तक अगर वो खड़ा रहेगा पेशेंट, तो कितना सिस्टोलिक बीपी में डिक्रीज मिलेगा? वो एक एक्सपेक्टेड रेंज में रहेगा। तो क्या रहेगा? 5 mg, 5 mm Hg, 10 mm Hg, 15 mm Hg, या फिर 20 mm Hg? अब देखो, ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा किसके लिए गया है? सिस्टोलिक बीपी के बारे में। तो सिस्टोलिक बीपी में कितना मिलेगा और डायस्टोलिक में कितना मिलेगा? दो तरीके से एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, जब पूछा रहा है सिस्टोलिक बीपी में, तो आंसर जो अपना रहेगा वो यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का पूछे तो आपको देना है 20 mm Hg, और यही अगर पूछ ले डायस्टोलिक, तो तब अपना आंसर क्या रहेगा? 10 mm of Hg। ठीक है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या फिर पोस्चुरल हाइपोटेंशन वाली कंडीशन के अंदर। अब देखिए, क्वेश्चन में अगर चेंजेस भी कर दे, ठीक है, 1 मिनट की जगह 3 मिनट भी कर दे, तो भी अपना ये जो क्राइटेरिया है वो यही रहने वाला है, 20 mm Hg फॉर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के लिए 10 mm Hg। ठीक है, 3 मिनट से अगर ज़्यादा रहेगा तो अपना यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पे चेंज रहेगा, उसे फिर हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे इस सिनेरियो के अंदर। ठीक है, अब देखो, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पोस्चुरल हाइपोटेंशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कर भी आपको जो है मिल सकता है। और जब आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि बीपी को आपको कहाँ मेजर करना है? हार्ट के लेवल पे। ठीक है, हार्ट के लेवल पे हमें क्या करना है? यहाँ पे ब्लड प्रेशर को मेजर करना होता है। अगर आप यहाँ पे हार्ट लेवल से अबव करोगे तो क्या होगा? फॉल्स लो ब्लड प्रेशर की रीडिंग मिलती है। तो ये सब चीज़ें भी आपको जो है पता रखना है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू।
आरएनसीसी की ओर से के ट्रिपल एस सी एग्जाम स्पेशल जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसमें 40 यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेस्ट पेपर बनाए गए हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर रहने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स के ट्रिपल एस सी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अगर आप ये जो है एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करोगे तो इससे जो आपको पता लगेगा भाई एग्जाम का पैटर्न कैसा आने वाला है, किस लेवल के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ये टेस्ट सीरीज भी जो है इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको एक बार ज़रूर इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, एनरोल कर सकते हैं इसके लिए, और हमारे सपोर्टिव नंबर पे आप कॉल एंड मैसेज करके डायरेक्ट इसके रिगार्डिंग और आपको इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल एंड मैसेज करके बता सकते हैं। 24/7 जो है यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इन नंबर्स पे इसमें क्या है 30 सेव टेस्ट प्लस 10 यहाँ पे क्या होते हैं लाइव टेस्ट देखने को मिलेंगे। ऑल टेस्ट अवेलेबल फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट्स। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक बार ही टेस्ट आप अटेम्प्ट कर पाओगे, मल्टीपल अटेम्प्ट्स यहाँ पे हम टेस्ट आपके कंडक्ट करवा रहे हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि ट्रिपल एस सी एग्जाम डेली टेस्ट सीरीज कंटिन्यू हम यहाँ पे आरएनसीसी को ऑफिशियल ऐप पे लॉन्च हो रही है, और इस टेस्ट सीरीज में क्या है आपके डेली लाइव टेस्ट अवेलेबल है, एग्जाम पैटर्न, उसके अलावा जीके रीजनिंग मैथ इंग्लिश सेपरेट पोर्शन में अवेलेबल है डेली टेस्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा 40 सब्जेक्ट टॉपिक बेस्ड टेस्ट अवेलेबल मिलेंगे। इसके अलावा 80 लाइव मॉडल टेस्ट ऑल्सो अवेलेबल है मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, के ट्रिपल एस सी एग्जाम स्पेशल डेली टेस्ट सीरीज। और ये एनरोल कैसे करना है, ऐप को डाउनलोड करना है, और ऐप को डाउनलोड करोगे तो होम पेज के इंटरफेस के ऊपर ही आपको ये सारी हमारी जो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रखी है वो सब आपको वहाँ पे प्रेजेंट मिलेगी। इनके अलावा कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो आप हमारे नीचे दिए गए सपोर्टिव नंबर पर भी कॉल या मैसेज करके आगे और इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो वापस कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। एमसीक्यू अपना, व्हाट शुड बी द व्हाट शुड बी डन इफ ए फीमेल एमएलसी पेशेंट। ठीक है, व्हाट शुड बी डन इफ ए फीमेल एमएलसी पेशेंट इज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विथ नो फीमेल फिजिशियन अवेलेबल फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, एक एमएलसी फीमेल है जो हॉस्पिटल में लाई गई है। ठीक है, और हॉस्पिटल में जो क्या है कि वहाँ पर कोई फीमेल फिजिशियन अवेलेबल नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ पर क्या करेगी नर्स। ठीक है, व्हाट शुड बी डन इफ ए फीमेल एमएलसी पेशेंट इज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विथ नो फीमेल physician available for examination. The patient should be examined by a male physician due to non-availability of female physician. कि अभी जो है इस एमएलसी पेशेंट को जो एग्जामाइन करेंगे वो मेल फिजिशियन कर सकता है क्योंकि फीमेल फिजिशियन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। द पेशेंट शुड बी एग्जामाइंड बाय ए मेल फिजिशियन विद ए फीमेल हेल्थ केयर वर्कर प्रेजेंट। पेशेंट should not be examined until the female physician is available. The patient should be sent to a different hospital with a female physician. तो देखिए जब ऐसी कंडीशंस आपके सामने हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन तो करना पड़ेगा क्योंकि पेशेंट जो एमएलसी है और हो सकता है इमरजेंसी में आया है आपके पास में, तो एग्जामिनेशन तो यहाँ पे ज़रूरी है। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, बी मतलब क्या है, द पेशेंट शुड बी एग्जामिन्ड बाय मेल फिजिशियन विथ ए फीमेल हेल्थ केयर वर्कर। ठीक है, साथ में अपने फीमेल हेल्थ केयर वर्कर को रखेगा, उसके बाद में जो है वो क्या करेगा, उसका एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है, अगर फीमेल फिजिशियन जो है यहाँ पे प्रेजेंस नहीं है इसलिए। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि प्राइवेसी जो है उस पेशेंट को जो है अपनी राइट टू प्राइवेसी जो है उसको प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट एमसीक्यू, द डॉक्ट्राइन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट डील्स विथ। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट डील्स विद, ये डॉक्ट्राइन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट क्या है, फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स टू द पेशेंट, इन्फॉर्मिंग हायर अथॉरिटीज अबाउट द पेशेंट कंडीशन, नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज, या फिर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ पेशेंट कंसेंट डील्स विद, ये क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट किसके साथ डील करता है और ये होता क्या है।
तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इन्फॉर्म कंसेंट में क्या होता है कि फुल डिस्क्लोजर क्या रहता है, ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स का। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर करते हैं ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स का, पेशेंट्स के रिगार्डिंग जो भी इन्वेजिव प्रोसीजर्स यहाँ पे करना हो, ठीक है, इन सब का यहाँ पे हम क्या करते हैं, फुल उसको एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें। इसे हमको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि पेशेंट को और या फिर उसके अटेंडर्स को यहाँ पे क्या करते हैं, इन्फॉर्म्ड करते हैं पेशेंट की कंडीशंस के बारे में, और हम क्या प्रोसीजर करने वाले हैं उसके रिगार्डिंग, और क्या अपनी स्ट्रेटजीज रहेगी और क्या एक्सपेक्टेड वहाँ पे प्रोग्नोसिस रहेगा, इन सब के बारे में इनमें बताया जाता है। तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा, फुल डिस्क्लोजर हम करेंगे रिलेवेंट फैक्ट्स का टू द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, patient whose life is threatened and who is comatose is assumed to give what kind of consent for life sustaining treatment। एक पेशेंट है जिसकी लाइफ कैसी है, थ्रेटेंड है, और अभी वो कोमाटोज है, ठीक है, तो उससे जो हम यहाँ पे किस टाइप का कंसेंट हम यहाँ पे लेंगे लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट के लिए, इन्फॉर्म कंसेंट, इम्प्लाइड कंसेंट, एक्सप्रेस्ड कंसेंट या फिर डायरेक्ट कंसेंट। एक कोमाटोज पेशेंट है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसके, तो किस टाइप का कंसेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी उसके आगे सस्टेनिंग ट्रीटमेंट के लिए, जो हमें लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड करवाने हैं उनके लिए, इन्फॉर्म कंसेंट, इम्प्लाइड कंसेंट, एक्सप्रेस्ड कंसेंट या फिर डायरेक्ट कंसेंट। तो देखिए जब यहाँ पे पेशेंट की कंडीशंस जो है वो कोमाटोज है और लाइफ थ्रेटनिंग की सिचुएशन बनी हुई है, तो यहाँ पर जो कंसेंट जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इम्प्लाइड कंसेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्लाइड कंसेंट। मीनिंग क्या होता है इम्प्लाइड कंसेंट का, तो देखिए इम्प्लाइड कंसेंट इज assumption of permission to do something that is inferred to या फिर inferred from an individual's action। और इस टाइप के कंसेंट को हम क्या कहते हैं, इम्प्लाइड कंसेंट। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम परमिशन को एज्यूम करते हुए हम कुछ यहाँ पे इंडिविजुअल के एक्शन को यहाँ पे हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे ठीक है इस उसका जो इस टाइप का एक्शन रहेगा अगर वो यहाँ पे होश में होता तो, ठीक है। तो अभी क्या है वो कोमाटोज है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अजम्पशन कर सकते हैं, अजम्पशन ऑफ परमिशन। ठीक है, किस में आती है, इम्प्लाइड कंसेंट में, कि वो ऐसी अजम्पशन हम कर सकते हैं कि इस कंडीशन में कि हाँ वो ये यहाँ पे ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है, जो पेशेंट है, वो उससे हम क्या कर सकते हैं, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें कुछ करने के लिए समथिंग टू डू। ठीक है, समथिंग टू डू करने के लिए, हम पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग को बचाने के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रोसीजर करने के लिए या फिर कोई लाइफ सेविंग कुछ स्ट्रेटजीज को इम्प्लाइड करने के लिए पेशेंट के ऊपर, उसके लिए हम यहाँ पे कंसेंट वो दे रहा है, इसका हम अनुमान लगाते हैं। और ये कौन सा कंसेंट रहता है, इम्प्लाइड कंसेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्रिंसिपल ऑफ एथिकल प्रिंसिपल इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल के अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है, एक को छोड़ के। ठीक है, एक्सेप्ट में पूछा आपसे, तो कौन सा प्रिंसिपल जो है वो एथिकल प्रिंसिपल में इंक्लूड नहीं किया गया है, मॉल एफिशिएंस, बेनिफिशियंस, जस्टिस या फिर रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। तो देखो किसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा माल एफिशिएंस। ठीक है, माल एफिशिएंस का क्या मीनिंग हो रहा है यहाँ पे, मीन्स टू हार्म समवन। ठीक है, यहाँ पे हार्म हमें नहीं करना होता, नॉन माल एफिशिएंस होता है, ना कि माल एफिशिएंस। ठीक है, तो बेस्ट आंसर क्या रहेगा अपने यहाँ पे, माल एफिशिएंस। बाकी बेनिफिशियंस, जस्टिस और रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, ये सब चीज़ें जो आपके एथिकल प्रिंसिपल्स में इंक्लूड की गई है।
तो देखिए कौन कौन से अपने एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं नर्सिंग के अंदर। तो फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमी, सेकंड वन इज बेनिफिशंस, थर्ड वन इज नॉन मालेफिशंस, फोर्थ वन इज जस्टिस, फिफ्थ वन इज फिडेलिटी, सिक्स वन इज वेरासिटी, सेवन वन इज अकाउंटेबिलिटी, एंड एट्थ वन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जनरली हम कितने पढ़ते हैं, 7 तक ही हम यहाँ पे पढ़ते हैं, मगर रेस्पॉन्सिबल भी जो है यहाँ पे रहना एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली अपन 1 to 7 तक हम एथिकल प्रिंसिपल्स के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग डिओंटोलॉजी एक्सेप्ट। ठीक है, सभी ऑप्शन जो है ट्रू है डिओंटोलॉजी के रिगार्डिंग एक्सेप्ट एक को छोड़ के। तो देखिए क्या हुआ डिओंटोलॉजी, इट फोकसेज ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन, इट एनकम्पेस नेचुरल लॉ, इट इनकॉर्पोरेट ड्यूटीफुल एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर इट इज़ नॉन एज फॉर्मलिज्म। ये प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू है, पूछा गया एमसीक्यू है। तो डिओंटोलॉजी क्या होती है, तो देखिए डिओंटोलॉजी इज एन एथिकल थ्योरी दैट सेज, अभी थ्योरी हमें क्या बताती है, दैट सेज द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन should be based on whether that action is, whether that action is right or wrong under series of रूल्स। ठीक है, कि जो डिओंटोलॉजी होती है वो एक एथिकल थियरी है। इसके अंदर होता क्या है कि जो मोरालिटी जो होती है, मोरालिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, वो जो है बेस्ड होना चाहिए राइट और रॉन्ग के बेसिस पे। और राइट और रॉन्ग कौन बनाता है, जो आपके सीरीज ऑफ रूल्स है, ठीक है, उनको देखते हुए सही और गलत के बीच के अंदर जो एक्शन लेना है मोरालिटी से लेना है। ठीक है, और ये जो है थियरी आपको बताती है। ठीक है, तो राइट एंड रॉन्ग के बेसिस पे क्या करना होता है, अपने को एक्शन लेना होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, इट फोकसेज ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन। ठीक है, ये जो है कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर फोकस नहीं करेगी, इसके ऊपर फोकस करती है राइट एंड रॉन्ग के ऊपर। ठीक है, तो अपना बेस्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको पूछा क्या गया है एक्सेप्ट करके। बाकी इट कंपस है नेचुरल लॉ, बिल्कुल ये नेचुरल लॉ को यहाँ पे एनकम्पास करती है, लागू करती है। इट एनकॉर्पोरेट ड्यूटीफुल एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, ये जो यहाँ पे ड्यूटीफुल एक्शन मतलब सीरीज ऑफ रूल के अंदर अंदर यहाँ पे एक्शन राइट एंड रॉन्ग को देखते हुए अपना ड्यूटीज यहाँ पे सब लोग करते हैं। ड्यूटी के अंदर जो एक्शंस करने होते हैं वो सीरीज ऑफ रूल्स के अंदर यहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। इट नॉन एज फॉर्मलिज्म। ठीक है, इसको यहाँ पे फॉर्मलिज्म के नाम से भी जाना जा सकता है। तो ये होता है डिओंटोलॉजी। एक बार ये एमसीक्यू जो है पूछा गया है, थोड़ा हटके एमसीक्यू है, मगर थ्योरी के पोर्शंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है ऐसा एमसीक्यू आपको फिर से देखने को मिले। नेक्स्ट, ये जो क्लास है ये ईएसआईसी के लिए भी जरूरी है। ईएसआईसी जो है हर बार कुछ न्यू एमसीक्यूज पूछता है, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल सकता है। When a nurse entered the patient room for administering medication, she noticed that the patient's food remained on the table. अब वो नोटिस कर रही है कि पेशेंट का जो फूड है वो अभी तक रिमेन है टेबल पे। हेल्पिंग द पेशेंट इन प्रोवाइडिंग फूड एंड देन एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन इज एन एक्ट ऑफ। यहाँ पे अब नर्स क्या कर रही है, हेल्प कर रही है फूड को प्रोवाइड करने में पेशेंट को, उसके बाद में वो क्या कर रही है, एडमिनिस्टर कर रही है मेडिकेशन को। तो ये किस टाइप का एक्शन है, उसका बेनिफिशियंस एक्शन है, नॉन मालेफिशियंस एक्शन है, मालेफिशियंस है, या फिर एम्पैथी है। तो ये किस टाइप का एक्शन यहाँ पे नर्स शो कर रही है,
बेनिफिशियंस, नॉन मालेफिशियंस, मालेफिशियंस या फिर एम्पैथी। तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा बेनिफिशियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बेनिफिशियंस का मीनिंग क्या होता है? बेनिफिशियंस कैसा रहता है? हम कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जो कैसा रहता है, काइंडनेस वाला। ठीक है, काइंडनेस का एक्शन हो गया, मर्सीफुल एक्शन हो गया। ठीक है, कोई सपोज कि हमने कुछ चैरिटी किया है तो चैरिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ एक्शन जो दूसरों के लिए अच्छा हो, डूइंग गुड फॉर अदर। ठीक है, यहाँ पे यही हो रहा है। पेशेंट ने क्या किया, अभी तक खाना पूरा कंप्लीट किया नहीं है, इसलिए जो नर्स क्या कर रही है, हेल्प कर रही है फूड को प्रोवाइड करने के लिए और उसके बाद में मेडिकेशन दे रही है। तो अपना बेस्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following ethical principle in nursing is defined as treating all patients fairly and equally without discrimination? yes, ऐसा कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है जो डिफाइंड होता है ट्रीटिंग ऑल पेशेंट फेयरली एंड इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन? इसे हम क्या कहेंगे, ऑटोनॉमी, नॉन माल एफिशिएंस, बेनिफिशियंस या फिर जस्टिस? तो देखो क्या बोला गया यहाँ पे, फेयरली हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं हर एक पेशेंट को। ठीक है, और इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, तो ये कैसा है, सबके साथ में जस्टिस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, जस्टिस। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ऑटोनॉमी यहाँ पे नहीं होगा, नॉन मालिफिशियंस नहीं होगा, बेनिफिशियंस नहीं होगा, तो क्या आंसर करेक्ट रहेगा, जस्टिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, a nurse administered a wrong dose of medication to a client. Upon realizing the mistake, she immediately reported to the authority and did incident reporting. This show एक नर्स है, एडमिनिस्टर कर रही है। ठीक है, जिसने क्या एडमिनिस्टर कर दिया, रॉन्ग डोज को यहाँ पे, रॉन्ग डोज ऑफ मेडिकेशन को यहाँ पे एडमिनिस्टर कर दिया। उसको रियलाइज हो रहा है कि उसने मिस्टेक की है और वो जो है इमीडिएटली रिपोर्ट कर देती है अपने अथॉरिटी को, जो सीनियर स्टाफ से उनको। ठीक है, और जो है इंसिडेंट रिपोर्ट भी बना देती है। दिस शो, अब ये क्या यहाँ पे शो हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी शो हो रही है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी शो हो रही है, अथॉरिटी शो हो रही है, या फिर डिसीजन मेकिंग शो हो रहा है यहाँ पे? तो क्या आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे? इस टाइप की कंडीशन में अगर नर्स ऐसा कर रही है तो ये नर्स का क्या आंसर है, कि कौन सा यहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे यूज कर रही है? तो देखिए यहाँ पर वो क्या कर रही है, अकाउंटेबल बन रही है, रेस्पॉन्सिबल बन रही है उसने जो एक्शन किया है उसके लिए। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, मगर अकाउंटेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि वो खुद के किए गए एक्शंस को खुद रेस्पॉन्सिबल मान रही है, मतलब ये काम मैंने किया, मैं उसके लिए अकाउंटेबल हूँ, जिम्मेदार हूँ। ठीक है, तो अपना बेस्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, अकाउंटेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हम अकाउंटेबिलिटी को ही यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने अभी लास्ट बताया था 7 एथिकल प्रिंसिपल्स अपने होते हैं। तो उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी यहाँ पे कुछ कुछ में बुक्स में माना गया, कुछ में नहीं माना गया, तो आपको जो है केवल 7 को ही मान के चलना है। ठीक है, उसमें एक है होता है क्या, अकाउंटेबिलिटी। इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्ट नहीं हुआ है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, जो उसने किया है वो उसकी जिम्मेदारी ले रही है वहाँ पे, इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ नर्सिंग डिस्चार्ज समरी? नर्सिंग डिस्चार्ज समरी का यहाँ पे पर्पज क्या होता है? टू डॉक्यूमेंट द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री एंड ट्रीटमेंट प्लान, ट्रीटमेंट प्लान को यहाँ पे डॉक्यूमेंट करें। टू कम्युनिकेट द पेशेंट स्टेटस एंड केयर नीड टू द हेल्थ केयर टीम। टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट एंड फैमिली रिगार्डिंग पोस्ट डिस्चार्ज केयर, पोस्ट डिस्चार्ज केयर के रिगार्डिंग क्या करना, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना पेशेंट को और फैमिली को। टू एंश्योर दैट ही to ensure that the patient's insurance provider is appropriately billed for service rendered। ठीक है, यहाँ पर जो है इंश्योरेंस के रिगार्डिंग उसको यहाँ पे
इंश्योरेंस पर्पज से जो है यहाँ पे नर्सिंग डिस्चार्ज समरी बनाई जाती है। आपको पूछा है कि पर्पज क्या है नर्सिंग डिस्चार्ज समरी का। तो देखिए नर्सिंग डिस्चार्ज समरी क्या होती है, एक प्रकार से डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्या रहता है, पेशेंट के मेडिकल स्टेटस, ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, ये सब जो है उसमें पोस्ट डिस्चार्ज केयर, ये सब इस प्लान के अंदर क्या रहता है, इस समरी के अंदर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट एंड फैमिली रिगार्डिंग पोस्ट डिस्चार्ज केयर। तो आंसर यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा, पेशेंट डिस्चार्ज समरी का क्या पर्पज होता है, ये इसी पर्पज ऐसा रहता है कि पेशेंट और फैमिली मेंबर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको क्या पोस्ट डिस्चार्ज केयर करनी है पेशेंट की। नेक्स्ट एमसीक्यू, what should be done if an medico legal case patient decide to leave the hospital against medical advice। ठीक है, एक जो है एमएलसी का जो पेशेंट है वो डिसाइड कर लेता है लामा जाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए। द पेशेंट शुड बी अलाउड टू लिव विदाउट एनी इंटरवेंशन। यहाँ पे पेशेंट को हम यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं विद कुछ बिना किसी इंटरवेंशन के। द फिजिशियन शुड इन्फॉर्म द चीफ मेडिकल ऑफिसर्स एंड द पुलिस। यहाँ पे फिजिशियन को जो है सीएमओ को और पुलिस को जो है क्या करेगा, यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहिए। द पेशेंट शुड बी कन्विंस टू स्टे इन हॉस्पिटल। पेशेंट को क्या करना है, कन्विंस करना है कि वो हॉस्पिटल में ही रुके। या फिर द पेशेंट रिकॉर्ड एंड बिलोंगिंग्स शुड बी हैंडेड ओवर टू द पेशेंट टू द पुलिस। या फिर पेशेंट्स के रिकॉर्ड को और उनके बिलोंगिंग्स को क्या है यहाँ पे हैंड ओवर करना है पुलिस को। बिलोंगिंग्स का मतलब क्या हो सकता है, पेशेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी थिंग्स, ठीक है, उनको हम यहाँ पे पेशेंट बिलोंगिंग्स मान सकते हैं, तो उनको जो है पुलिस को यहाँ पे हैंड ओवर करना है। तो क्या करना चाहिए अपने को, ऐसा कुछ सिनेरियो जब आपके सामने आता है तो, या फिर इस ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए। What should be done if in medico legal case patient decide to leave the hospital against medical advice। तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा, फिजिशियन को जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को और पुलिस को जो क्या करना होगा, यहाँ पे इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब बी करने का यहाँ पे क्या है, जब हम इस प्रकार का प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इससे क्या होता है, इससे एक पेशेंट की सेफ्टी है जो है वो यहाँ पे इंश्योर होती है। ठीक है, पेशेंट की सेफ्टी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉपर हमने प्रोसीजर फॉलो किया है, प्रॉपर पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए हमने ये काम किया है। इसलिए अपना बेस्ट आंसर क्या रहेगा, जब कोई मेडिको लीगल केस जो लामा जाना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग हमें इसी प्रकार से हमें अप्रोच करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which type of assessment is performed after admission within a specific time to determine the nature of problem। ऐसा कौन सा असेसमेंट है जो परफॉर्म किया जाता है आफ्टर एडमिशन कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, जो कि क्या करता है, डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ प्रॉब्लम, कि भाई प्रॉब्लम कैसी है उसको स्पेसिफिक टाइम के अंदर डिटर्मिनेशन करना। ऐसा कौन सा असेसमेंट है, इनिशियल असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट या फिर टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आफ्टर एडमिशन एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर क्या कर रहे हैं हम, प्रॉब्लम को फोकस कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को डिटर्मिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो असेसमेंट का टाइप होता है इसे हम कहते हैं इनिशियल असेसमेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या रहेगा करेक्ट रहेगा, और यही इसकी क्या है डेफिनेशन।
नेक्स्ट होता है प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। ठीक है, तो प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट क्या होता है, ये क्या रहता है, डिटरमाइन रहता है पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ठीक है, मतलब क्या हो गया, डिटरमाइंस द स्टेटस ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द इनिशियल असेसमेंट। ठीक है, मतलब इनिशियल असेसमेंट के अंदर हम कुछ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर फोकस रहें, इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट। नेक्स्ट इमरजेंसी असेसमेंट। तो इमरजेंसी असेसमेंट किस में होता है, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या असेस करते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स को। यहाँ पर हम क्या असेस करते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स को। नेक्स्ट असेसमेंट का जो टाइम है वो है टाइम लैप्स असेसमेंट। तो टाइम लैप्स असेसमेंट क्या होता है, यहाँ पे जो है इसको हम कब परफॉर्म करते हैं, इनिशियल असेसमेंट के कुछ मंथ्स बाद में। ठीक है, इनिशियल असेसमेंट के कुछ मंथ बाद में हम जो असेसमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं टाइम लैप्स असेसमेंट। और इसके अंदर हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस में क्या क्या चेंजेज आए। तो डेफिनेशन क्या होगी, परफॉर्म्ड several months after initial assessment to determine the changes into the client हेल्थ स्टेटस। तो हेल्थ स्टेटस के अंदर इनिशियल असेसमेंट के बाद जब आपके पास पेशेंट आया, हमने क्या किया, उसका इनिशियल असेसमेंट, मतलब आफ्टर एडमिशन के बाद में पहला असेसमेंट क्या होता है, इनिशियल असेसमेंट, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर होता है। अब हमने क्या कर दिया, पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर दिया, कुछ महीने बाद में पेशेंट अपने पास वापस आता है, हम उसके ऊपर वापस से असेसमेंट करते हैं। इस टाइप के असेसमेंट को हम क्या कहते हैं, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं कि कुछ क्या चेंजेस आए हैं पेशेंट में, किस प्रकार के चेंजेस है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा एक और टाइप होता है असेसमेंट का, वो भी पूछा जा सकता है, वो होता है ऑन गोइंग असेसमेंट। ऑन गोइंग असेसमेंट का मतलब क्या होता है, कंडक्ट एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, एक फिक्स रेगुलर इंटरवल के बाद में असेसमेंट करना, इसे हम कहते हैं ऑन गोइंग असेसमेंट। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस का। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस का पता लगा सकते हैं। A post-operative patient receives a state dose of injection pethidine intramuscularly. After an hour, the nurse check the on pain relief. नर्स क्या चेक कर रही है कि पेन कैसा हो गया, रिलीफ हो गया। Which step of the nursing process is the nurse using here? अब यहाँ पे नर्स जो है कौन सा नर्सिंग स्टेप को फॉलो कर रही है, इवाल्यूएशन को, असेसमेंट को, इम्प्लीमेंटेशन को, या फिर प्लानिंग को। तो ये जो है इजी एमसीक्यू है, अपना डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा, इवैल्यूएशन। मतलब पेन रिलीफ को वो देख रही है कि भाई वहाँ पे पेशेंट का जो है पेन रिलीफ हुआ नहीं हुआ, तो ये क्या होता है, इवैल्यूएशन मेथड। ठीक है, तो नर्सिंग अभी अपना जो है स्टार्टिंग फेज चल रहा है नर्सिंग का एमसीक्यूज के अंदर। डे बाय डे जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है अपन यहाँ पे एमएसएन के भी एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के अंदर आपके KSSSC के अंदर यहाँ पे जो प्री के अंदर भी जो है पूछा गया था, इस प्रकार के एमसीक्यू जो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम जो इसका पेपर था वो इनके अराउंड भी था, तो हो सकता है वापस से आपको जो है इनके अराउंड कुछ अगेन कुछ नए एमसीक्यूज आपको देखने को मिले। तो हमें क्या रहना है, इनसे अप टू डेट रहना, जो भी मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। हर एक का यहाँ पे क्या है, एक रीजन है पढ़ाने का, क्योंकि मैंने प्रीवियस के एमसीक्यूज देखे हैं इसके KSSC के कैसे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ। What does SOAP stand for in documentation?
डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसमें एक क्या रहता है, सॉप रहता है। सॉप का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, सिचुएशन ऑब्जर्वेशन असेसमेंट प्लानिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लानिंग, सिचुएशन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान, या फिर सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन असेसमेंट एंड प्लान। सॉप का मीनिंग क्या रहता है? तो देखो, जो सॉप है इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो क्या आंसर यहाँ पे रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। एस से क्या होगा, सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर असेसमेंट, फिर प्लान। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड प्लान, ये रहता है सॉप का फुल मिनोमिक। और ये जो मेथड रहता है डॉक्यूमेंटेशन का, ये कैसा रहता है? प्रोग्रेस नोट डॉक्यूमेंटेशन मेथड। और ये कहाँ पे काम आता है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंदर। चलिए, ऑप्शन नंबर बी क्या रहा अपना यहाँ पे करेक्ट। A post-operative patient is brought to the post-surgical ward. The receiving nurse assessed the patient for patent airway and stable vital sign। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव का एक नर्स यहाँ पे प्रेजेंट है और एक पेशेंट को जो है पोस्ट ऑप वार्ड के अंदर लाया गया है, और उसकी जो नर्स उसको असेस कर रही है। ठीक है, वो क्या असेस कर रही है पेशेंट को? पेटेंट एयरवे के लिए और स्टेबल वाइटल साइन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड परफॉर्म नेक्स्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पे नर्स क्या परफॉर्म करेगी? कंप्लीट द एडमिशन फाइल वर्क, लॉग रोल द पेशेंट टू इवेलुएट क्लीनिनेस ऑफ द बेड लिनेंस, असेसिंग ड्रेसिंग फॉर द ब्लीडिंग, या फिर पेन असेसमेंट ऑन ए स्केल 1 to 10। तो देखो, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो हमेशा अपना आंसर क्या रहेगा ऐसी कंडीशन में? असेस फॉर द ड्रेसिंग। ठीक है, यहाँ पे एयरवे को देख लिया, ठीक है, एयरवे को देख लिया, वाइटल साइन को हमने स्टेबल देख लिया, और अब क्या देखना है आपको? ड्रेसिंग को, कि जो ड्रेसिंग किया हुआ है वो यहाँ पर उसमें कोई किसी प्रकार की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। ठीक है, वहाँ से कोई शॉकेस तो नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये पोस्ट ऑप के अंदर रखा जाता है पेशेंट को, जो हम यहाँ पे हाफ एन आवर टू 1 आवर तक हम पोस्ट ऑप पीरियड के अंदर रखते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है सर्जरी कैसी होती है। जनरली हाफ एन आवर टू 1 आवर तक हम पोस्ट ऑप के अंदर पेशेंट को रखते हैं। उस पीरियड के अंदर हमें क्या करना है? एयरवे को मेंटेन करना होता है, वाइटल साइंस को हम एवरी 15 मिनट, फिर बाद में 13 मिनट, फिर बाद में 1 आवर से हमें वाइटल साइंस को असेस करना होता है। उसके बाद में हमें क्या करना है? ड्रेसिंग को भी साथ साथ में असेसमेंट करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, the nurse in charge measures the patient temperature at 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। What is the equivalent सेंटीग्रेड टेम्परेचर? ठीक है, अब फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में आपसे पूछा गया है 39 डिग्री, 49 डिग्री, 38.9 डिग्री, या फिर 48.1 डिग्री। ठीक है, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके आपको पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? तो देखिए, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा? C इज इक्वल टू F-32 इंटू 5/9। तो यहाँ पे आंसर जो अपना क्या रहेगा इस फॉर्मूला से? C कितना है यहाँ पे? 100 - 32 इंटू 5/9। ठीक है, नेक्स्ट 100 से जो है 32 माइनस किया तो कितना बचा? सॉरी, 100 नहीं, 102। 102 माइनस 32 कितना हमें बचा? 70। तो 70 इंटू 5/9, तो हम यहाँ पे जो करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे आंसर निकालेंगे इसका, तो अपना आंसर क्या आएगा? 38.9 डिग्री सेल्सियस। ये क्या रहता है अपना करेक्ट आंसर। ये जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है सेंटीग्रेड का। ठीक है, अब पूछ लेते हैं आपसे कि फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला बताइए, फ़ारेनहाइट को निकालने का, तो क्या रहेगा? तो सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, ये क्या रहता है? फ़ारेनहाइट का। अब इसको हम यहाँ से अपोजिट भी कर सकते हैं, तो अपना आ जाएगा फ़ारेनहाइट आ जाएगा, मगर हमें क्या कहा गया था सेल्सियस को सोल्व करने के लिए? तो दो फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, आप सभी को पता रहने चाहिए, आते हैं एग्जाम में, पूछते भी है, टेम्परेचर को जो है सोल्व करवाते हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो जब आपको पूछे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन, ठीक है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन के लिए क्या रहता है? F बराबर
C इंटू 9/5 + 32। और जब आपसे पूछा जाए फ़ॉरेनहाइट को सेल्सियस में, तो F-32 इंटू 5/9, ये रहते हैं दोनों के फॉर्मूलाज। The type of fever in which the temperature fluctuate more than 2 डिग्री सेल्सियस above normal during a 24 आवर पीरियड, इसे हम क्या कहेंगे? ऐसा कौन सा फीवर का टाइप है जिसमें टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट करता है मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ऑल अबव नॉर्मल, नॉर्मल रेंज से ऊपर, ड्यूरिंग 24 आवर्स ऑफ पीरियड, इसे हम क्या कहेंगे? इंटरमिटेंट फीवर, रिमिटेंट फीवर, रिकरेंट फीवर या फिर रिलैप्सिंग फीवर। तो देखिए, इस फीवर को हम कहेंगे रिमिटेंट फीवर। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा आपने? करेक्ट रहेगा। रिमिटेंट फीवर का एक एग्जांपल है। मतलब क्या? टेम्परेचर तो यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, 2 डिग्री बढ़ रहा है, ठीक है, मगर वो जो है नॉर्मल तक नहीं पहुँच रहा है वापस से। एवरी टाइम जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो यहाँ पे 24 आवर्स के लिए वो 2 डिग्री इंक्रीज ही रहेगा, ठीक है, वापस से नॉर्मल नहीं आ रहा है। इस टाइप के टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? रिमिटेंट टेम्परेचर। इंटरमीडिएट में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है मगर कुछ टाइम बाद में वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तो वो होता है इंटरमीडिएट। ये एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा यहाँ पे? करेक्ट रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट वन इज लो ग्रेड फीवर। तो लो ग्रेड फीवर के अंदर टेम्परेचर कितना रहता है? 37.1 टू 38.2 डिग्री सेल्सियस तक अपना टेम्परेचर रहता है, ठीक है, और ये भी जो है 24 आवर्स तक जो है वेरी कर सकता है। ये किस में देखने को मिलता है लो ग्रेड फीवर? तो ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंड वन जो टाइम है वो है आपका हाई ग्रेड फीवर। अब हाई ग्रेड फीवर के अंदर जो है टेम्परेचर कितना ज़्यादा रहेगा? 38.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है, और ये किस में देखने को मिलता है? इन्फ्लुएंजा। थर्ड वन क्या है? हाइपर पायरेक्सिया। और हाइपर पायरेक्सिया में ट्रीटमेंट क्या रहता है? 40 डिग्री सेल्सियस के अबव रहता है, और ये किस में देखने को मिलता है? हीट स्ट्रोक। फोर्थ वन क्या है? सस्टेन फीवर। और सस्टेन फीवर कहाँ पे देखने को मिलती है? इसमें क्या रहता है? बॉडी टेम्परेचर जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, और ये किस में देखने को मिलता है? टाइफाइड फीवर में। या फिर या तो कांस्टेंट रहेगा या फिर काफ़ी मिनिमम यहाँ पे जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इंटरमिटेंट। तो जो इंटरमिटेंट फीवर है इसमें क्या रहता है? फीवर प्रेजेंट रहेगा, बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा, और कुछ टाइम बाद में वापस से वो नॉर्मल तक आ जाएगा, और ये 24 आवर के अंदर अंदर होता है। इसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर। कहाँ पे देखने को मिलती है? काला आजार वाले पीरियड के अंदर, सेप्टिसीमिया, इस पे। नेक्स्ट रिमिटेंट, जो पूछा गया एमसीक्यू आपसे। तो रिमिटेंट की डेफिनेशन आपको बताई हुई है। तो रिमिटेंट किस में देखने को मिलेगा आपको? बोरीलिया इन्फेक्शन। नेक्स्ट सेवंथ नंबर इनवर्स फीवर। ठीक है, इनवर्स फीवर जनरली क्या होता है? मॉर्निंग पीरियड, मॉर्निंग टाइम के अंदर टेम्परेचर जो है फॉल होता है, इवनिंग में राइज होता है, ठीक है। तो इनवर्स फीवर में क्या देखने को मिलेगा? टेम्परेचर राइज इन मॉर्निंग एंड नॉर्मल, या फिर डिक्रीज होगा वापस टेम्परेचर किसके अंदर? इवनिंग पीरियड के अंदर, ठीक है। इसे हम कहते हैं इनवर्स फीवर। इसके अलावा एक और टाइप रहता है फीवर का, कौन सा? क्राइसिस। तो क्राइसिस में क्या रहता है? सडन रिटर्न टू टेम्परेचर, नॉर्मल पीरियड में आ जाएगा, और ये किसमें रहता है? बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ये सब चीज़ें हैं फीवर से रिलेटेड, आप सभी को पता रहनी चाहिए, पूछा रहता है एग्जाम के अंदर। चलिए, इसी के साथ ही आज के अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट
है अपना आज का सेशन। पूछा रहता है एमसीक्यूज, ठीक है, बेसिक एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़े और एमएसएन से रिलेटेड, थोड़े ओबीसी, थोड़े साइकेट्रिक, इन सब के मल्टीपल क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व कराऊंगा। ये सारे एमसीक्यूज क्या है कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है, प्री के अंदर भी पूछे गए थे, तो हो सकते हैं वापस से इनको जो है रिपीट देखने को मिले। तो बेसिक एमसीक्यूज है, नर्सिंग अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो बेसिक एमसीक्यूज आपको आने चाहिए, इनका पता होना चाहिए, तभी जो अपन यहाँ पे वर्क अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप जरूर कर सकते हैं और करना ही है। और जो भी स्टूडेंट्स के ट्रिपल एस सी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है ये आपको पहुंचाना है, ताकि उनका भी जो है आराम से सिलेक्शन हो पाए और उन्हें भी जो है अच्छा मेटेरियल प्रोवाइड हो। एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे क्लासेस चल रही है अपनी। चलिए, थैंक यू सो मच।